इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और कृष्ण भाई की राम राम। भाई कृष्ण भाई जी, कैसी तबीयत है आपकी? धर्मवीर भाई अपनी तो देखो टनाटन रहा है, हाँ लेकिन खेती बाड़ी की थोड़ी कई बार ढिल्ली हो जाए, कई बार बड़ी हो जाए। हाँ, ये तो बात है ही भाई। देखो ये तो सबके साथ है हाँ भाई। खेती बाड़ी हो चाहे और इंसानी सेहत हो चाहे पशुओं की सेहत हो, भाई ठीक ठाक भी रहेगी और बिगड़ेगी भी। बिल्कुल। और बिगड़ेगी तो फिर उसका कोई ना कुछ सुधार भी करा जाए। हाँ, पर एक बात है, कौन सी? कुछ काम ऐसे हैं कि जिसका ना सुधार तो देखो हर चीज का है। हाँ, जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो एक बात ने बार बार कह रहे, कौन सी ना? अगर भाई जो पानी है ना, हाँ भाई इसकी बचत बहुत बहुत जरूरी है जरूरी है। भैया। इसकी बचत अगर कर लेंगे आज तो आने वाली नस्लें हमने गाड़ी तो नहीं देंगी ना, बिल्कुल नहीं। और अगर हमने ये जो पानी की बचत नहीं करी तो फिर भाई हमारा आज भी खराब है और हमारा कल भी खराब है। बिल्कुल। क्योंकि कहने वाले तो यहाँ तक भी भविष्यवाणी कर रहे कि जो अगला विश्व युद्ध होवेगा ना कभी अगर होया तो बस बस वो इस पानी की कमी पानी में की होगा। कमी पावेगा। तो फिर क्यों ना हमने अभी से ही कुछ ना कुछ ऐसी सुधार की बातें अपने जीवन में लागू कर लेनी चाहिए बिल्कुल। कि जिससे कि भाई पानी की बचत हो। किसान भाइयों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह के कुछ किसान भाई तो धर्मवीर भाई देखे बचाने भी लग रहे, जिस तरह के पाइप है ना, पाइप जो है ना अपने खेता में बचवा लिए। ये पहला वाला टाइम तो रहे भी सारी जगह खंड खोदते फिरेंगे, और खंडा तो ली खत्म, खांड तो खत्म हो ली, अरीब वाली है पाइप आ गए और उनके एक रखे कनेक्शन खेत में। हाँ जड़ा देखा ओटी खोल लें और पानी की भी बचत। पहला कई बार देखा थे धर्मवीर भाई जो खैंड हो रही थी ना, उसमें गुरुड़ू फूट जाता, चूहे करते थे और वो पानी सारा देवा थे कड़ी पहुंचे था कड़ी। आपने वो टाइम याद है? हाँ कसी कंधे पे वो एक रही थी बिल्कुल। और डोल के दोनों कानी पानी लिकड़ा रहे एक रहा था। हाँ। और आपा नु एडी मार मार के नु देखा कर दे रहा भाई कड़े सी बिल हो रहा कड़े ता पानी कड़ा ये गुरुड़ू कड़ा फूट रहा। हाँ। पर एक पानी बचत का जो अब जो साधन निजात होया है ना अपना कृष्ण भाई, खास तौर से जो बागवानी की फसलें हैं, हाँ बागवानी की फसलों के लिए टपका सिंचाई जो है ये एक ऐसी विधि निजात करी है कृषि वैज्ञानिकों ने कि इसके जरिए हम जो है एक एक बूंद पानी की कीमत की पूरी जो है वो महत्व को समझ सकें। बिल्कुल। और कम से कम पानी में हम अपने जो ये फल वृक्ष हैं, बागवानी की फसलें हैं, उनको हम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पाल सकें। बिल्कुल। तो आप जरूर पूछोगे भाई ये टपका सिंचाई जो है ये है क्या है होता क्या? है? देख धर्मवीर भाई ये तो पूछना ही पड़ेगा भी है क्या ये। और फिर बताना भी पड़ेगा हमने। बिल्कुल। तो ये जो सिंचाई की एक ऐसी तकनीक है कि जिसके द्वारा ना परिवहन की जो नालिकाएं हैं, हाँ। वही आप वाली बात पाइप, हाँ पाइप, तो उनके द्वारा जो है नोजल और ड्रिपर की मदद से पानी पौधे की जड़, हाँ जो जड़ों का इलाका है पौधे की, ओठ तक पहुंचाना, भूमि की सतह में या उसके नीचे बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में पानी पहुंचावें। और पहला क्या था धर्मवीर भाई? पहला तो खुला पानी खाड़ में चले करता आपके। आप तो जानी जान हो। बिल्कुल। तो क्यों आपने और हमने कट्ठी खेती करी हो पुराने। बिल्कुल बिल्कुल। मर्जे कर दे, पता ही नहीं लगे रहा था पानी कड़े तो टूट रहा है और कितना सारा पानी खराब हो जाएगा था। लेकिन जो ये टपका सिंचाई है ना, ये जो पद्धति है, इसमें जो है पौधों की जड़ें फैली रहती हैं
और उसमें पानी भी खूब अच्छी तरीके से जाता है और पानी भी उतना ही जाता है जड़ों में जितनी उसना जरूरत है। फालतू पानी की कोई खराबी नहीं देखने में आती। तो इस तरीके से हम टपका सिंचाई से जिन हम फसलों को पाल सकें ना हाँ कृष्ण भाई, वो फसलों के बारे में हम जरूर बता दें भाइयों को बताओ। कि वो फल वाली जो फसलें हैं उसमें केले की फसल को पाल सकें, अच्छा, अंगूर की जो बेल लगा रखी जिन भाइयों ने उनमें भी हम टपका सिंचाई का इस्तेमाल कर सकें, नींबू के पौधे जिन्होंने लगा रखे वहाँ पे भी हम ये जो टपका सिंचाई है ये कामयाबी के साथ हम लागू कर सकें। बिल्कुल। और कुछ सब्जियों की फसलें भी हैं जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है। हाँ, ये इन फसलों को भी हम टपका सिंचाई के जरिए बड़ी अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक पाल सकें और अच्छी पैदावार की उम्मीद कर सकें। धर्मवीर भाई, उसमें यंत्र कौन कौन से लगा है टपका सिंचाई में? इसमें जो आवश्यक अंग जो है वो आपने ठीक बात बताई और ठीक बात पूछी कि इसमें पंप हो है। अच्छा, और जो पंप की जो क्षमता है वो सिंचाई करे जाने वाला जो इलाका है उसके ऊपर निर्भर करेगी कि जैसा इलाका है उतना ही क्षमता का, ताकत का हमारे पास पंप होना जरूरी है। हाँ, लेकिन हम ये बता दें कि जैसे इसको ठीक ठीक नापने के लिए भाई कितने क्षेत्रफल के लिए कितना पंप होना चाहिए, तो ये लगा लो कि अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है ना हमारा, बिल्कुल, तो खेत का जिसमें हमने टपका सिंचाई का इस्तेमाल करना है, हाँ, तो उसके लिए 1.5 से 2 हॉर्स पावर की जो शक्ति का पंप लगाना ठीक रहता है। बिल्कुल। और रही बात इसकी कि भाई इसकी जो सिंचित करे जाने वाले जो क्षेत्र हैं, हाँ, तो उसमें टंकी की ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए? बिल्कुल, 2-3 थोड़ा प्रेशर पड़े हाँ, और प्रेशर के साथ पानी आवे टपका टपका करके, तो वो 2-3 मीटर ऊंची रहती है। बिल्कुल। और बात आई कि भाई ये जो नली है और इसमें से निकलने वाले जो सुराख हैं ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिन सुराखों में से पानी निकलेगा ना, हाँ, अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तो इसलिए जो उसकी जो छन्नियाँ हैं उनका छन्नी का प्रयोग इसी करके करें, और जल में जो है कचरा आदि अगर रह जाएगा तो वह सुराख बंद होंगे। तो छन्ने के रूप में ग्रेवल फिल्टर या स्क्रीन फिल्टर, हाँ, इनका इस्तेमाल अगर हम करें तो फिर वो जो उसके जो सुराख हैं जहाँ से पानी निकलना है, बिल्कुल, भाई वो रुके नहीं। इस चीज़ का भी खास ख्याल इस विधि में रखना ही पड़ता है और रखना भी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की भूमियाँ हैं, हाँ, कृष्ण भाई, बिल्कुल धर्मवीर भाई, और अलग अलग जो किस्म की भूमि है तो उनमें फिर टपका सिंचाई किस तरीके से कामयाब है, हाँ, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लें कि ये जो टपका सिंचाई की विधि है ये कहाँ कहाँ कामयाब है। ऊंची नीची हो, बिल्कुल, जमीन, हाँ, रेतली हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे ढलवा वाली भूमि हो, इनमें भी बहुत आसानी से और बहुत सफलता से इस विधि का हम इस्तेमाल कर सकें। और जबकि जो अन्य सिंचाई की विधियां हैं ना कृष्ण भाई, हाँ, इस तरह की परिस्थितियों में वो तो अपनाई भी नहीं जा सकती। ऊंची नीची जमीन में आप, हाँ, उसमें बताओ कहाँ तो खाड़ खोद देंगे, कड़ा पाइप दाबेंगे, तो ये तो सिस्टम ऐसा हुआ कि उसमें सारे पाइप एक दूसरे तक जोड़कर, हाँ, आगे फुहारा लगा दें, जी जी, और उस गिला जो है ना पानी फिर वो छोड़ दें और जो पानी का जो एक एक बूंद का जो है सही इस्तेमाल हो जाए। तो अब आप बात कर लें कि कुछ भाई कहेंगे कि भैया जो टपका सिंचाई का हमने भी प्रयोग करना है, बिल्कुल, हमने भी इस्तेमाल, हाँ, करनी है, पर थोड़ा सा इनके और फायदे बता दो, हाँ, तो हम भी इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। तो उन भाइयों के लिए आप सरसरी तौर पर फटाफट कुछ फायदे तो बताओ। बिल्कुल धर्मवीर भाई, देखो अगर हमने इसकी सहायता लेनी है टपका सिंचाई की, तो उसमें तकरीबन 39 से लेकर 62% तक जो है ना पानी बच सका। यानी कि सबसे बड़ी बात तो इस पद्धति का यही फायदा है कि कम से कम 40 से लेकर और 62% पानी की बचत हो जाती है। और यह जो विधि है इसके लिए एक तो जो फसल है उनकी गुणवत्ता और उनका स्वाद, रंग, सारे में सुधार हो जाए। यानी कि इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने में आती है। गुणवत्ता तो आपने ठीक बात बताई, बिल्कुल, लेकिन जो फसलों का उत्पादन है उसमें भी 2 से लेकर 4% वृद्धि देखने में आती है, यानी कि दुगुने से चौगुनी वृद्धि देखने में, हाँ, आती है।
और इस पद्धति के लिए ना, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे थे, एक तो ढलावदार जमीन, पहाड़ी जमीन, ऊंची नीची, यह सारी समस्या जो है ना, जितनी भी जो इस तरह के एरिए हैं भूमि वाले, तो उनमें जो है ना हम पानी दे सका इस विधि के लिए। जी हाँ। और इस सिंचाई की पद्धति को अगर हम अपना लें तो इसकी जो क्षमता है वो 90 से 95% तक जो हमारी जो सिंचाई करने की जो हमारी जो योग्यता है वो बढ़ जाएगी। कि जो कहते हैं ना कि आज भाई हम सिंचाई करने की हालत में नहीं है कुछ ज़मीनों को, लेकिन अगर हम इस टपका सिंचाई को अपना लें तो जो कुल ज़मीन है हाँ, कृषि योग्य, उस पर 95% ज़मीन पे हम सिंचाई करके टपका सिंचाई के जरिए और सफलतापूर्वक पैदावार ले सकें। और इसी पद्धति के सहायता से बाजार में जो फसल है उनका जो मोल है उसके उतार चढ़ाव के अनुसार फसल की जो परिपक्वता है ना, उसको भी हम कंट्रोल कर सका जी। और इसी के साथ साथ इस पद्धति की सहायता से जो खरपतवार नियंत्रण है, ऊर्जा है, श्रम है और दूसरी जो क्रियाएं हैं जिस तरह के पौध संरक्षण है या उर्वरक है, इन जितना भी इन पर खर्च होगा उसको हम कम कर सका। यानी खर्चों पे भी बड़ा भारी कंट्रोल इस विधि को अगर अपना लें तो वो हो सके। बिल्कुल। तो ये बात रही टपका सिंचाई की। जो भाई आपकी आवाज़ सुन रहे थे और सुन रहे हैं वो हम उनसे यही अनुरोध करेंगे भाई इस बारे में ज़रूर सोचें और टपका सिंचाई की जो प्रणाली है ये बहुत फ़ायदे का सौदा है, इसको ज़रूर अपनावें। तो कृष्ण भाई जी, अब देखो थोड़ा बहुत मनोरंजन भी तो होना जरूरी है ना भाइयों का। काफी देर हुई भाई इंतजार भी कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपा आज एक रागनी सुनवा दें भाइयों ने, जिसको हमने लिया है खिस्से से। अच्छा। जो गोपी चंद और भर्तरी थे वो मामा भांजा थे, आपको हाँ, पता हाँ, है। बिल्कुल। और जो राजा भर्तरी ने पहले योग ले लिया था वो गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चले गए थे। बिल्कुल। तो जो राजा भर्तरी की जो बहन थी मैनावंती और उनका बेटा था गोपी चंद, उसने सोचा भी मैं अपने बेटे ने भी क्यों ना योग दिवा दूं। बिल्कुल। क्योंकि योग में वो शक्ति है कि इंसान जो है वो जन्म मरण के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अच्छा। ये एक ऐसा भक्ति का मार्ग है। हाँ। तो अब वो मैनावंती अपने बेटे ने लेके और उस भर्तरी साधु की जो कि उसका भाई भी था, हाँ, उसके धूने पे पहुंच जाती है। हाँ। उस मौके की रागनी सुनवा दे भाई। बिल्कुल सुनवा दो मेरे भाई जी। काया कर दे अमर पूत की, रे काया कर दे अमर पूत की, मैं गेल्या लेके आई, करना होगा काम जरूरी, सुन हरि भरतरी भाई, हरि भरतरी भाई। और काया अमर देख के तेरी मेरे दूनी चिंता जगी, एक बार तू नाट गया था मैं बहुत घनी घबरागी रे, बहुत घनी घबरागी, उसते हरगिज नहीं हटूंगी, मेरे जुनसी बात समागी रे, गोपी चंद गेल्या लेके तेरे धूने ऊपरे आगी रे, धूने ऊपरे आगी। और तावड़ करके कान पड़ा ले, तावड़ करके कान पाड़ ले, तेरी रोवे माँ की जाई, करना होगा काम जरूरी, सुन हरि भरतरी भाई, हरि भरतरी भाई।
और तेरी लगे बात जरा सी टल जा समय कहर की रे आखिर ने से तेरा भाणजा मत तकिए ढाल गैर की रे तकिए ढाल गैर की जय नाटेगा तू मेरे काम ने मैं भर लूं घूट जहर की रे गोपी चंद अमर हो जनता देखे बाटे शहर की रे देखे बाट शहर की गोपी चंद गया अमर होने रे गोपी चंद गया अमर होने न्यू करे लोग लुगाई करना होगा काम जरूरी सुन हरी भरतरी भाई रे हरी भरतरी भाई तेरे धूने के पास खड़ा मेरा बेटा सादा बोला रे नहीं मेरे कदे जन्म नहीं ले मिट जा सारा रोड़ा रे मिट जा सारा रोड़ा और कर दे उसका भगमा बाणा दूर बगा दे दौड़ा रे न्यू ते मैं भी जान गई मेरा वक्त आ गया सोड़ा रे वक्त आ गया सोड़ा और मंगे राम कहे एक सुनी ना मकद की करूं दुहाई रे करना होगा काम जरूरी सुन हरी भरतरी भाई हरी भरतरी भाई। तो स्त्रियां तो वो मैनावंती जो थी ना कृष्ण भाई जी, वो भर्तरी के धुने पे अपने बेटे गोपी चंद ने जिसका 16 रानी थी हाँ और वो धुने पे ले जाकर और उसका योग दिवाया। बिल्कुल। तो कितने महापुरुष थे जिनको परमार्थ की ललक होया करती, वो ललक आज भी होनी जरूरी है। आज बल्कि गृहस्थी में रह करके भी इस परमार्थ को कमा सके इंसान, बिल्कुल, अपने अच्छे कर्मों के जरिए, अपनी अच्छी सोच के जरिए। बिल्कुल। तो अच्छी सोच की जो बात आई, तो आप नो तो बताओ कि एक अच्छी सी बात तो मौसम की भी है। मौसम भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो मौसम क्या कह रहा है आज आपका? धर्मवीर भाई, मौसम का जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 16 डिग्री सेल्सियस। और कल के की बात करें तो कल जो है ना तापमान अधिकतम रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ साथ कल के जो कार्यक्रम रहेगा हमारा वो रहेगा थारी चिट्ठी हमारे गीत। लेकिन जो किसानवाणी कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा सोमवार को। हम चर्चा करेंगे पशुओं में गर्भपात की समस्या व उपचार के बारे में। और आज की नसीहत के अंतर्गत बातचीत करेंगे कंपोस्ट खाद बनाने में सावधानियां किस तरह रखनी है। तो ये जो 2 कार्यक्रम होंगे ये हमारे जो विषय रहेंगे, ये 22 मार्च दिन सोमवार को किसानवाणी कार्यक्रम में ये जो 2 विषय हम प्रसारित करेंगे जी। तो अब बात आई कृष्ण भाई, आपने पता कि वो भोलेनाथ जी पे के चढ़ाया करे? अच्छा, अरीब गया था वो शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि तो उस चली दिन गई। देखे मैंने भी केक चढ़ा था। केक के चढ़ा था। सबसे पहले तो जो खास चीज थी ना, हाँ, वो थी बेल पत्थर। बेल पत्थर। हाँ, उन्हें बेल पत्थर का है। हाँ, हम तो देखे देसी भाषा में बोल रहे हैं कि पर चलो पत्थर कह लो। हाँ, पर वो भोलेनाथ पे क्यों चढ़े बोला? हाँ, उसका कारण नहीं आपने पता ना। वो आप बताओ ना। वो जो बेल पत्थर है ना, हाँ, वो एक औषधि है। हाँ, ऐसी औषधि के जिसमें बहुत सारे गुण है। नशा तो नहीं मतलब मेरे भाई। नशा नुशा कुछ नहीं है। हाँ, देखे उसमें नशा भी करे था ना जी, ना 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 ना, भांग भी चढ़ा उस पर। ये तो भोलेनाथ की जो बात आपने छेड़ दी ना, वो नशा कुछ नहीं था। ये तो जो दुनिया के अंदर जहर फैल रहा ना, अच्छा, वो जहर उसने अपने
जिसको नीलकंठ कहा भगवान हाँ, शंकर को, हाँ। वो दुनिया के अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार जो हैं, ये उस भगवान शंकर ने अपने अंदर समाए, बिल्कुल। ताकि ये जो राक्षसी वृत्ति है इसका नाश हो सके। हाँ तो बात आ रही थी कि बेल पत्थर की, हाँ, गुणा की। इसके गुणों की। हाँ और सच्ची बात पूछो तो देखो, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, सारे सौदा मिला इसमें तो। इसीलिए तो ये औषधीय फसल है ना। हाँ और इसके अंदर खासियत क्या क्या है, कौन कौन से रोगों को ये ठीक कर सके? हाँ। भाई भूख ना लगती हो, अच्छा। पेचिस की बीमारी हो, हम्म। पीलिया हो रहा हो, अच्छा। किसी का बवासीर होती हो, हाँ। अल्सर की बीमारी हो, चाहे डायरिया हो, हम्म। ये सभी रोगों के लिए ये जो बेल का फल है एक अचूक दवाई है या औषधि है? रामबाण औषधि है ये। रामबाण की तरह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो इसलिए भाइयों को चाहिए कि अगर इसकी खेती करना चाहें तो भाई मौका सही पड़ा है। बस आजकल का ही मौसम है फिर। बिल्कुल। हाँ। तो इसके लिए जो है ना कृष्ण भाई, बीज बोने का जो समय है, हाँ। वो फरवरी का महीना तो लिया जा, बिल्कुल। और मार्च का महीना चल रहा है। हाँ। इब भी बो सके, हाँ बिल्कुल। और इसको बोवें, और फिर जब बरसात का मौसम आवेगा उस वक्त तक ये जो है पौधे तैयार हो जाएंगे, और फिर इनको हम खेत के अंदर लगा सकें। तो अब आई बात इसकी कि भाई हमने खेती करनी है, हाँ। बागवानी इसकी अपनानी है, बिल्कुल। भले ही हमने 4 पेड़ लगाने हो, हाँ। कोई इसमें तो वो नहीं कि जरूरी हमने 1 किला लाना। ना ना। तो इसके लिए कैसी भूमि की जरूरत पड़ेगी? बेल की खेती जो है वो बंजर में भी, बरानी इलाकों में भी बड़ी सफलता से हो जाए। हाँ। भाई इसके लिए तो उपयुक्त जल निकास वाली जो बलुई दोमट मिट्टी है वो काफी अच्छी मानी गई है। बिल्कुल। और वैसे ओसर भूमि में भी इसकी जो खेती है वो सफलता पूर्वक करी जा सके। बिल्कुल, मतलब कि इसमें जरूरी नहीं है अभी पानी ज्यादा मिला है। हाँ, तो इसके लिए हमने चाहिए कि जैसे हमने मान लिया पौधे लगाने हैं, हाँ। तो उसके लिए तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। भूमि के रेखांकन भी करना पड़ेगा, हाँ, भी कड़ा कड़ा लगाना, भूमि कितनी को दूरी पर लाना, चिन्हित भी करना पड़ेगा, हाँ। और वहां पर हमने खड्डे भी मारने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि जड़ा हमने बेल का पौधा लगाना है उसके लिए 9x9 मीटर की दूरी पे हमने खड्डे बनाने हैं। अच्छा। और पौधे लगाने के लिए बरसात से पहले, हाँ। बरसात से पहले क्या करें कि पहले तो हमने 9x9 मीटर की दूरी पे तो हमने चिन्हित कर लेना जमीन को, लगाना हमने 9 मीटर की दूरी हाँ। पे। और फिर जब 9 मीटर की दूरी पे हमने जब निशानदेही कर ली ना, फिर 9 मीटर पे हमने 1x1x1 हाँ। मीटर के खड्डे बनाने। बिल्कुल। यानी 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा, ये खड्डा मारना। हाँ। और खड्डा खोद लिया, हाँ। उसको फिर खड्डे को 15 से 20 दिन खुली धूप में छोड़ देना चाहिए। अच्छा। ताकि उसके अंदर जो कोई हरज मरज बीमारी कीटाणु हाँ। हो तो वो सब खत्म हो जाए। हाँ। फिर आई बात के खड्डे भरने की। हाँ। खड्डे को भरते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि खड्डे में भरी हुई जो सतही जमीन से कम 6 इंच से कुछ ऊपर रहे माटी, हाँ। ताकि सिंचाई के बाद वो जो जमीन की सतह के बराबर माटी आ जाए। हाँ, पानी देवेंगे तो मेरे भाई तो नीचे तो बैठे है ना माटी। हाँ, इसी करके तो फिर इसी थोड़ी सी करके ऊंचाई तो रखनी पड़ेगी। ऊंची 6 इंच ऊंची, हाँ। ताकि जब पानी देंगे ना वो बराबर आ हाँ, जाए, एक लेवल पा जाएगी। और भाई इसकी जो किस्मों की बात करें कृष्ण भाई, कि भाई जो बागवान भाई हैं उनको पता है किस्मों का, नहीं पता तो हम बता दें। बिल्कुल। भाई इसकी जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने जो बेल की किस्में की जो सिफारिश करी है वो मिर्जापुरी किस्म है, कागजी गोंडा है, फैजाबाद राउंड है, नरेंद्र बेल है। तो ये कुछ किस्में हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग किस्में आई हैं। बेल नरेंद्र बेल 7, नरेंद्र बेल 9, पंत शिवानी, पंत अर्पणा, पंत उर्वशी, पंत सुजाता। अच्छा। और इसके बाद और भी किस्में आई होंगी। तो जो भाई लगाना चाहते हैं बेल के पौधे, तो उनको वो जब जानकारी लेने के लिए बागवानी विभाग से संपर्क करेंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी उनको हासिल हो जाएगी। हाँ। जी। तो अब आई बात कि भाई
खाद कैसी हो, सिंचाई कैसी हो। बिल्कुल। देखो खाद और सिंचाई के तो ये तो खेती हो ही नहीं सकती। हाँ, हो नहीं सकती इनके बगैर। तो इसके लिए सड़ी हुई गोबर की खाद देना बड़ा जरूरी है। हाँ, और फल तोड़ने के बाद जुलाई अगस्त में जो पुराने पौधे हैं तो उनमें फिर हमने 50 से 80 किलो गोबर की गली सड़ी खाद डालनी पड़ती है बिल्कुल। प्रति वृक्ष के हिसाब से। और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हर पौधे में 50 ग्राम नाइट्रोजन देवें, 25 ग्राम फास्फोरस देवें, 50 ग्राम पोटास देवें, आए साल देवें। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम जब फिर आई बात कि भाई हमने जैसे पौधे तैयार कर लिए तो ये जो है 3-4 साल में जो है कलमी पौधे फल देना शुरू कर दें। हाँ। और जो नए बीजू पौधे हम तैयार करेंगे वो 7-8 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। तो अब जो बात है कि ये है कि भाइयों के ऊपर हम ये बात छोड़ दें कि वो नई तकनीक में आवें और नई नई फसलों को अपनावें और अच्छा मुनाफा कमावें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो कृष्ण भाई जी धर्मवीर भाई, लेवा भाइयों से इजाजत। बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम।